जय हिंद दोस्तों। जीके की अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें अपन आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं। चलो, नीति निर्देशक सिद्धांत, आज अपन इनकी बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में, इनमें क्या लिखा है, इन सब के बारे में आज अपन जानते हैं। तो डीपीएसपी सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी बात, ये संविधान के भाग 4 में है, ये बात भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनको लिखा गया है, ये बात भी अपन जान चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब ये देखो डीपीएसपी होते क्या है। जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, उसी के हिसाब से डीपीएसपी होते हैं। लेकिन वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो। लेकिन ये है कि इनके इनको लेने के लिए, ये मिले ही इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अगर किसी का फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन इनके लिए नहीं जा सकता कोई। ये राज्य के कर्तव्य होते हैं कि जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान सरकार मुझे ये देगी। अब इनमें कौन कौन से क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ देगी, इसका कौन 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 से आर्टिकल में लिखा गया है, इन सब के बारे में अपन नीचे पढ़ेंगे। तो मतलब ये राज्य के कर्तव्य होते हैं डीपीएसपी, कि राज्य अपने अपने राज्य का विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वहां को लोगों को ये वाली सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। उन सुविधाओं को विभिन्न आर्टिकल में लिखा गया है और वही डीपीएसपी है। और उन्हीं को अपन जानेंगे कौन कौन सी सुविधाएं राज्य देगा अपने राज्य के नागरिकों को, और उनको कौन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे करके जानते हैं इनके बारे में, फिर उनके उनके आर्टिकल्स जो इनसे रिलेट करते हैं। आ जाओ। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता। मैंने बताया ना अभी शुरू में कि आप इनको लागू करवाने के लिए, यार मुझे तो ये चीज दो ही, मुझे तो स्वास्थ्य व्यवस्था दो ही है, मुझे तो खेल के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दे दो ही वो चीजें। ये नागरिक इस बातों को लेके कोर्ट नहीं जा सकता। ये राज्य की मर्जी है कि वो अपने राज्य के विकास के लिए, अपनी पार्टी की बहुमत के लिए, या वापस फिर से गवर्नमेंट में आने के लिए लोगों के लिए कितना कुछ करे, तो उस पर डिपेंड करता है। और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त भी नहीं है। वैधानिक शक्ति का मतलब यही है कि ना, आप इनके लिए क्लेम नहीं कर सकते, जाके कोर्ट में खड़े नहीं सकते कि यार मुझे ये नहीं मिला हमारे स्टेट में। ठीक है, इस भाग के अधिकांश तत्व देश के शासन में मूलभूत है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना और राज्य का कर्तव्य होगा। मैंने बताया ना अभी, राज्य का कर्तव्य होगा कि मतलब कानून बनाने में, देश के शासन चलाने में, ये इनका मूलभूत आधार है। क्योंकि अगर कोई स्टेट अपने स्टेट के लोगों के लिए कोई स्कीम, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित कुछ नहीं चलाएगा तो उस क्षेत्र का कहाँ से कुछ विकास होगा। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि कोई अच्छी अच्छी स्कीमें चलाएं अपने क्षेत्र में, जैसे जैसे लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। इनके बारे में अपन एक लाइन बोल सकते हैं कि ये शासन के लिए मूलभूत अधिक आधार है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शासन के लिए मूलभूत आधार है कि अगर शासन करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, उसका मूलभूत आधार है। अगर इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार, अगर उसने कुछ नहीं किया अच्छा, तो अगली बार नहीं आएगी फिर, है ना। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं, ये कोर्ट है। ये किसने बोला? भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला। किसको बोला? डीपीएसपी को बोला कि ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। विशेषता तो है ही भी, संविधान में इनको डाला गया है, विशेषता तो है ही। अनूठी विशेषता है कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इनको राज्य के लोगों को देगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश डीपीएसपी में किया गया है। अब यही क्वेश्चन आ जाए इस बार एग्जाम में कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो आप बता दो कि डीपीएसपी कौन से भाग में? भाग 4 में। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का समावेश डीपीएसपी में दिया गया है। और
जब राज्य लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा तो तभी तो वो कल्याणकारी राज्य बनेगा ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। कल्याणकारी राज्य का मतलब यही है कि आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना। लोकल गवर्नेंस सही चले, कानून व्यवस्था उचित रहे, रोड सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, गली मोहल्ले, नालियां, पंचायतें, नगर पालिकाएं, ये सब सुव्यवस्थित ढंग से चले। यही है कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। अब अपन बात करते हैं कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में कहा क्या दिया गया। चलो आर्टिकल 38 में दिया गया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए मतलब लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कि एक सोशल स्टेटस बना देगा कि जैसे मान लो किसी को चोरी होगी तो पुलिस स्टेशन में जाएगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए, है ना। तो ये व्यवस्था की गई है आम नागरिक के लिए, किसी को जैसी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसकी व्यवस्था मिले और उसी को न्याय भी मिले। फिर 39 में, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। इसमें इकोनॉमिकल फाइनेंशियल न्याय प्राप्त करने का उल्लेख दिया गया है। 39 के कई भाग हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो यार, क्योंकि 39 ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि 36 37 पूछ लिया, 38 पूछ लिया। 39 के पार्ट में से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 39 का कै मतलब 39 का सब क्लोज ए, मेल एंड फीमेल को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ये राज्य देगा इनको। 39 के ख में लिखा गया, राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसी इस तरह से वितरित हो कि जिससे सामान्य भलाई सर्वोत्तम हो। राज्य अपनी नीतियों में, अपनी स्कीमें, पॉलिसी में ये चीज सुनिश्चित करेगा कि कोई जो फिजिकल सोर्सेस है ना, उनका लाभ एक ही क्षेत्र को, एक ही वर्ग को ना मिले, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होए सारे क्षेत्रों में। ठीक है, आप इनका ना अपने लैंग्वेज में बेस समझ लें, उसके बाद आप रिलेट कर ले कि 39 में कै वाले में ये था, फिर ख वाले में ये था, ऐसे करके चलोगे ना तब आपको याद रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें से पूछ लेगा। आजकल इतनी इजी भी नहीं आती कि भी डीपीएसपी में पूछ लिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में, तो 39 ऑप्शन दे देगा एक और बाकी सारे दे देगा 50 60 70, ऐसे ऐसे नहीं करता आजकल। कई की बार, हर बार तो नहीं, लेकिन कई की बार ऑप्शन बहुत ज्यादा पास भी देता है। 39 के गै में लिखा गया धन का समान वितरण। 39 के घ में यानी डी में, समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है कि जैसे मान लो एक काम है, जैसे एसबीआई बैंक में क्लर्क एक लड़की है और वही एसबीआई बैंक में क्लर्क एक लड़का है, तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो उसको पैसे कम मिलेंगे या फिर वो लड़का है तो उसको कम मिलेंगे। अगर दोनों क्लर्क है, दोनों समान काम करें तो उनको समान वेतन मिलेगा। ये एक बात कहाँ लिखी गई है, 39 के डी पार्ट में, सब क्लोज डी में। 39 का ढ मतलब ई, कुछ धन धन कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकना। मतलब ऐसा नहीं है कि भी जैसे राज्य में कुछ भी बिजनेस का कोई काम है तो वो सिर्फ रिच क्लास जो देश में 2% होते हैं वही ले जाए, कि उन धन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वहां भी वो पहुंचनी चाहिए वो चीजें, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के हाथ में ही वो चीजें ना रहे। इस चीज का ख्याल भी ध्यान में कौन रखेगा, राज्य रखेगा। और ई के बाद में आता है एफ, तो 39 का एफ होता है स्वास्थ्य विकास के अवसर। 39 के एफ में लिखा गया स्वास्थ्य विकास के अवसर, तो हॉस्पिटल्स में नई नई सुविधाएं लाएगा। और दूसरा कि जैसे मान लो 5 लाख तक के इस इलाज में छूट दे रखी है, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना थी पहले, है ना, कि भी इतने तक की इंश्योरेंस मिल गई है और इतना इलाज फ्री हो जाएगा वो सरकारी हॉस्पिटलों में, है ना। तो वो अवसर कौन प्रोवाइड कराएगा, राज्य प्रोवाइड कराएगा अपने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि 39 का ये जो एफ पार्ट है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, तो मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ध्यान में रखेंगे भैया।
जो एडिशनल जोड़ा गया है वो तो कंफर्म ही है कि वो इम्पोर्टेंट बनता है। अब 40 है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 डीपीएसपी का। ग्राम पंचायत क्यों बनेगी? लोकल गवर्नेंस को, जैसे छोटा ग्राम है, कस्बा है, वहाँ पे पंचायत है, उससे थोड़ा बड़ा है नगर पालिका, थोड़ा और बड़ा है नगर परिषद है, फिर और बड़ा है नगर निगम है ना? तो छोटे स्तर पर गवर्नेंस खुद चले, मतलब टुकड़ों में चले। बड़े वाले ऑर्गेनाइज करेंगे छोटे वाले, छोटे स्टेट पर, तो क्या है कि ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा। ये गांधी जी की मंशा थी। वो चाहते थे कि लोकल गवर्नेंस हो अपने देश में। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 41, कुछ खास दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ खास दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य के लोगों को काम भी मिले, शिक्षा भी मिले और लोक सहायता भी मिले। लोक सहायता जैसे कि, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को इतना ध्यान में रखेंगे। 42, काम की न्याय संगत और मनवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। भी काम को न्याय संगत होना चाहिए, और मनवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा कौन? राज्य। देखो यार, अपने सारे गवर्नमेंट जॉबों में, टीचर हो, बैंक में हो, एसएससी में, उनमें क्या है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे ना उनको शायद 6-8 महीने के लिए छुट्टी दे दी जाती है जॉब से, और उनको पैसे भी मिलते हैं। तो प्रसूति सहायता है। एक तो ये होगी। दूसरी दूसरी जैसे मान लो गाँवों में है कोई, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनकी महिलाओं को भी कुपोषण से हटाने के लिए, उनको बच्चों के लिए डिलीवरी के टाइम पे पैसे देती है गवर्नमेंट, और खाने पीने के लिए पैसे देती है कि हाँ आप अच्छा खाओ ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो, ऐसे है ना। ऐसे कुछ स्कीमें चलाती है ना। तो उनको ये वो आर्टिकल 42 में लिखा गया है। आप यहाँ उसको इतना याद रखें, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपना आर्टिकल 43 पे। तो 43 का आ गया अपना। 43 आ जाओ। कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों, छोटे लघु व्यवसाय उद्योगों का प्रोत्साहन करेगी राज्य सरकार, ताकि लोगों को भी काम करने का वो थोड़ा एनकरेज मिले, प्रोत्साहन मिले। आर्टिकल 44 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर रेलवे और एसएससी में, कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए आज कई राज्यों में मारी भी छिड़ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सारे स्टेट में सभी, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मोमडनों को 3-3 शादियां, 4-4 शादियां करने की परमिशन दे रखी थी, तो वो नहीं होगा। सारा स्टेट, सारी जगह एक ही कानून। और यूसीसी लागू होने वाला पहला स्टेट शायद गोवा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना भैया। 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य अपने राज्य के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को। 42, सॉरी 46, आर्टिकल 46 में सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स व अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कुछ अन्य जो गरीब क्षेत्र है, वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा को प्रमोट करेगा, वो करवाएगा कौन? राज्य है। तभी सरकारी स्कूलों में बुक्स, कपड़े, एजुकेशन सब फ्री मिलता है ना अपने। वो सब इन्हीं आर्टिकल के थ्रू राज्य करने की कोशिश करता है, अपने राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, ठीक है। 47, पोषाहार स्तर सुधारना, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर सुधारने के लिए, जैसे स्कूल लेवल पे, स्कूल में मिड डे मील चलता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ग्रामीण महिलाओं को ना
प्रेगनेंसी टाइम में खाने पीने के लिए भी पैसे देता है, डिलीवरी के बाद भी पैसे देता है राज्य, है ना। और किसी का जीवन स्तर बहुत ज्यादा नीचे है, जैसे मान लो कुछ झुग्गी झोपड़ियों में इनमें रहते हैं, तो उनका जीवन स्तर को सुधारने का, उनको बढ़ाने का, ऊपर थोड़ा ऊपर अपलिफ्टमेंट, सॉरी, अपलिफ्टमेंट का अपलिफ्टमेंट का काम करता है कौन? राज्य। ये राज्य का कर्तव्य है। फिर है 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। कृषि और पशुपालन को भी प्रमोट करेगा स्टेट। कृषि नहीं होगी तो खाएंगे क्या? पशुपालन भी जरूरी है फूड चेन के थ्रू। तो इनका, इनके लिए भी जैसे कई बार आपने देखा नहीं, गाय भैंसों इन पे लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका इलाज फ्री हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू कृषि के लिए केसीसी पे लोन मिल जाता है। और बहुत सारे कई बार खेतों में डालने वाले उर्वरक है, ये सब ये फ्री मिल जाते हैं किसानों को, ना। कई बार इनका लोन माफ हो जाता है। तो ये स्कीमें है ना, ये राज्य करेगा। आपने अभी तक इन स्कीमों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्यों करता है, किस आर्टिकल के थ्रू करता है, इनके बारे में आज आज जानना होगा कि इसलिए राज्य देश के नागरिकों के लिए ये सब करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48 का कै, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखो यार, अपने टाइगर रिजर्व पढ़े, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े, नेशनल पार्क पढ़े, प्लांट का भी, जीवों का भी संरक्षण, इनकी रक्षा, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा। पर्यावरण का संरक्षण, ऐसा भी नहीं है कि पोल्यूशन बढ़े जा रहा है उसके लिए वो कुछ भी ना करे, वो भी उसको करना पड़ेगा, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा, है ना। तो ये सारे काम है। इस ऐसे ही मत सोचो कि यार ये कैसे हो रहे हैं, इसको रियल में थोड़ा विजुअलाइज करो कि गवर्नमेंट ने मान लो अ, वनों के संरक्षण के लिए कुछ किया, तो वो इसके थ्रू किया है ना। इस चीज को ऐसे रिलेट करो। ऐਵੇਂ थोड़ी है कि भाई हाँ हर कुछ ही कर दिया गवर्नमेंट ने, सब उनके सबके पीछे कारण है, वो कारण को जानना है। एसएससी में, रेलवे में उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए कि जो अपने देश में हो रहा है ना, सारी एक्टिविटी वो क्यों हो रही है, उसके पीछे के कारण को जानो, क्योंकि वहीं पे जाके कल को अपन को काम करना है। आप ये सब चीजें जान पाओगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे, तभी तो उनको, उन लोगों को जरूरत ही ऐसे लोगों की है जिनको ये सब के बारे में पता होता है कि वो इजीली काम कर पाए फील्ड में। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीजें कहाँ है, कि राज्य क्यों करेगा, इसमें केंद्र क्या करेगा, ये क्यों करेगा, वो क्यों करेगा, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे ना। उसका बेस है ये। ऐसे मत सोचो कि यार ये हमें संविधान क्यों पढ़ना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, जरूरी है ये। पता होना चाहिए आपको अपने देश में कौन सी चीजें कैसे चल रही है, क्योंकि कल को आप भी उस चीज का हिस्सा होंगे, तो जरूरी है। तो 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। देखो, अपन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी थी, वो यहाँ रिलेट कर गई। आर्टिकल 49 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के लिए, जैसे अपने नेशन के इम्पोर्टेंस के लिए जो मोनूमेंट है, जो स्मारक है, इन जैसे सांची का स्तूप हो गया, है ना, जैसे आगरे का में किला हो गया, लाल किला, वो सॉरी, लाल किला हो गया, दिल्ली का ताजमहल हो गया, ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है। ये अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को के महत्व को बढ़ाते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, तो इनका संरक्षण भी करेगा राज्य, ये राज्य का कर्तव्य है। अब वो क्यों करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, आर्टिकल 50 ये बोलता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका जस्टिस मिलेंगे नहीं, अलग अलग काम करेंगे अपना। ऐसा नहीं है कि भी हाँ अभी जैसे राजस्थान में जिसकी सरकार है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, जिसकी सरकार जिस क्षेत्र में है, न्यायपालिका उसके उसके अकॉर्डिंग काम करे। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, संविधान ने इसको स्वतंत्र स्वतंत्र वो दे रखा है, आजादी पूरी। वो अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करेगी न्यायपालिका। ठीक है, अनुच्छेद 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की अभिव्यक्ति है किसकी, स्टेट की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और देखो, राज्य के कर्तव्य डीपीएसपी में तो है ही, इसके अलावा थोड़े से कर्तव्य और भी है राज्य के, वो भी जान लो। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है जो डीपीएसपी के अलावा है, किसी और आर्टिकल में लिखेंगे। 350 का कै ये बोलता है कि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में देना। देखो,
प्राथमिक शिक्षा होती है ना बच्चों की अपने स्कूलों में, है ना, वो मातृभाषा में दी जाए। ऐसा राज्य का कर्तव्य है, राज्य ये चीजें फैलाए। कि ऐसा नहीं है कि भी बच्चा एलकेजी में जाना शुरू हुआ है वहीं से वो इंग्लिश सीखने लग गया या फिर फ्रेंच सीखने लग गया। नो, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें वो सीखे। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देगा कौन? राज्य। ये भी राज्य का कर्तव्य है, जो डीपीएसपी के अलावा भी राज्य का कर्तव्य है, जो भारत के संविधान में लिखे गए हैं। डीपीएसपी के बारे में एक लाइन बोला जाती है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह इनका कथन है। देखो यार, डीपीएसपी रियल में एक ऐसा ही चेक है जो बैंक बोलेगा कि मेरे पास है तो दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। वही बात है। अब राज्य का कर्तव्य तो है कि अपने राज्य में ये चीजें देना, ये सुविधाएं देना राज्य के नागरिकों को, लेकिन उसकी मर्जी है, देगा तो देगा, ना देगा तो ना देगा, पैसे हो दे देगा, नहीं पैसे होंगे तो नहीं देगा, कम दे देगा, ज्यादा दे देगा, है ना, लेकिन वो उसकी मर्जी पर डिपेंड है। अब थोड़ा सा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट अभी अपन ने पढ़े नहीं, बाद में पढ़े, इनका थोड़ा सा अंतर और देख लो आपकी, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। जो फंडामेंटल राइट है वो खुद से मिलते हैं नागरिकों को, ये राज्य राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो चलो इनके अंदर थोड़ा सा अंतर जानते हैं अपन। मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार अपन ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये बात अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये भाग 4 में है, मतलब जस्ट बाद में। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर किसी घर में चोरी होगी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए जा सकता है। और इसमें न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती डीपीएसपी के लिए भी। हमारे राज्य में तो ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि करो, ठीक है। व्यक्ति के अधिकार को कानूनी, व्यक्ति का अधिकार है ये, सॉरी एक सेकंड रुकना भाई, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, व्यक्ति के अधिकार है। और जो डीपीएसपी है वो समाज की भलाई के लिए राज्य के द्वारा किए गए कार्य है। और कानून, ये जो मौलिक अधिकार है एक कानूनी मान्यता है इनको, और इनको राजनीतिक मान्यता है, डीपीएसपी को राजनीतिक मान्यता है। क्योंकि अगर कुछ काम नहीं करेगी तो पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, ठीक है। दोनों में अंतर, थोड़ा फर्क समझ लो आप, फर्क समझोगे थोड़ा आसान रहेगा। कल को अपन मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इजी है, इजी रहेगा समझने में कि दोनों में अंतर क्या है। कानून सरकार के महत्व को घटाता है, ये सही बात है कि फंडामेंटल राइट अगर इंसान को दे दिए गए हैं तो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंस को घटाएगा ये, कि कल को गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती कि हर कुछ ही कर ले, क्योंकि इंसान है, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा इस चीज को लेके कि इसलिए मनमर्जी नहीं कर सकती, तो इसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस कम हुआ ना। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। भाई सरकार की मर्जी है, करेगी तो करेगी, डीपीएसपी लागू नहीं करेगी तो नहीं करेगी, है ना। नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं मौलिक अधिकार, और जबकि डीपीएसपी राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को मिलेंगे। आपको पता ही है, कोई भी स्कीम अगर स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी तो उसके बाद ही वो लोगों तक पहुंचेगी, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती। और ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये स्वतः ही नागरिकों को मिले होते हैं। आज का टॉपिक इतना ही था, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और इसको पढ़ के आएंगे कल अपन, इसमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और एक सेकंड, अपन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या मतलब, आज क्या करना है वो जान जान लो। आज का अपना क्या रहने वाला है, वही अपना 4 सेट, सॉरी 4 सेट मैथ के, सीजीएल, सीएचएसएल, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और 20 से लेके 24 तक के करने हैं, ठीक है। प्लस इनका एनालिसिस भी करना है, अच्छे सॉल्यूशन करना है, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन और जो छूटा है उसको खास तौर पर ध्यान देना है, मैथ वाले को अपने नोट डाउन करना है। और कैलकुलेशन करनी है 20 मिनट से ज्यादा, ठीक है। और इंग्लिश में एडिटोरियल, इंग्लिश माध्यम का, प्लस इसकी वोकैब, और प्लस इसकी समरी पढ़नी है, ठीक है। और प्लस 1 या 2 दिन और लगेंगे अपने वोकैब,
रूट वर्ड वाली। रूट वर्ड वाली, ठीक है। मैथ में हो गया, इंग्लिश में हो गया, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।